Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संकल्प दीक्षित है एंड मैंने फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में रैंक 8 सिक्योर करी है एंड मेरे फॉरेस्ट्री में 259 मार्क्स हैं विच इज़ द हाईएस्ट मार्क्स इन दिस ईयर एंड मेरे पेपर में 127 है एंड पेपर 2 में 132 हैं. तो मैं आपके साथ अपनी फॉरेस्ट्री की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ एंड मैं थोड़ी सी डिटेल में बताऊँगा एंड सम ऑफ द जनरल पॉइंटर्स आई विल गिव एट द स्टार्ट कि क्या मैंने बाकी टॉपर से सीखा एंड क्या मैंने कुछ अलग करा एंड आई थिंक समथिंग विच हैव वर्कड फॉर मी. एंड बिफोर आई स्टार्ट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो मेरे को थोड़ा सा बायोलॉजी फॉरेस्ट्री से थोड़ा सा एवर्जन भी लगता था कि मैं कैसे प्रिपेयर कर पाऊँगा. मेरे को फॉरेस्ट्री में उतना इंटरेस्ट भी एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं आता था. मेरे को लगता था कि प्लांट्स की स्पीशीज़ के नाम याद करने होंगे, मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ट्रीज. आई डिड नॉट जनरली फाइंड इट वेरी अपीलिंग एट द स्टार्ट, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट्स, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा. एंड सबसे बिगेस्ट एग्जांपल तो मैं ही आपके सामने बैठा हूँ कि इट्स डूएबल, मतलब आप कोई से भी बैकग्राउंड से हो आप कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग में आपको पेपर वाइज स्ट्रैटेजी बता देता हूँ. फॉरेस्ट्री पेपर 1 का जो सेक्शन ए है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मान लीजिए आपका 50% टाइम आपको इसी को देना पड़ेगा एंड बचे हुए सिलेबस को मे बी आप बचा हुआ रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ योर टाइम दे सकते हैं. पेपर 1 में डिस्कस होता है सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स, मैनग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट एंड सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज डिस्कस होता है. तो मैंने बेस नोट्स रेफर करे थे हॉर्नबिल के जो नोट्स आते हैं, जो प्रॉपर नोट्स आते हैं उनके कोचिंग के, जो मे बी 1200 या 1500 पेजेस के टोटल नोट्स हैं, वो दोनों पेपर मिला के मैंने वो यूज़ करे थे. प्लस उसके साथ मैंने अपूर्व दीक्षित सर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो सर ने बना के अपने ग्रुप पे फ्रीली डाले हुए हैं वो रेफ़र करे थे. एंड विशाल खत्री सर के भी नोट्स अवेलेबल हैं जो डिजिटली मेड है. वो बहुत छोटे हैं, आई थिंक 150 पेजेस के नोट्स हैं वो. एंड उसमें सब कुछ कवर्ड नहीं है, बट उसमें बहुत कुछ की कंसेप्ट्स कवर्ड हैं, कुछ की डेफिनेशंस कवर्ड हैं. तो मैंने कई डेफिनेशंस डायरेक्ट विशाल खत्री सर के नोट से रेप्लिकेट करी हैं. तो इन फॉरेस्ट्री ऑप्शनल वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच आई रियलाइज्ड इज़ कि ये टेक्निकल ऑप्शनल है, तो इसको टेक्निकल आंसर राइटिंग इसके लिए लगेगी. टेक्निकल बनाने के लिए मैंने 2-3 चीज़ों का हेल्प ली थी. सबसे पहले तो व्हेन वी राइट डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग अ डेफिनेशन ऑफ सिल्वीकल्चर और यू आर राइटिंग अ डेफिनेशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, अपन लोग जनरली या तो अपनी लेमैन लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, या फिर अपन अगर डेफिनेशन प्रॉपर भी लिख रहे हैं तो अपन उसके साथ कोई थिंकर या कोई स्कॉलर का नाम नहीं लिखते हैं. बट ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर फॉरेस्ट्री का कोई पेपर इवैल्यूएट कर रहा है तो वो फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के कोई प्रोफेसर होंगे, कोई एक्सपर्ट होंगे फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से. वो ही हैज़ स्पेंट हिज 20-25 ईयर्स स्टडिंग फॉरेस्ट्री, तो उनको प्रॉपर फॉरेस्ट्री के नाम्स पीपल से फेमिलियर होंगे वो. फॉर एग्जांपल टोस्टिन एंड गॉमी, जैक वेस्टोबी एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल सोशल फॉरेस्ट्री का अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप उसके साथ ब्रैकेट में जैक वेस्टोबी 1960 ब्रैकेट में ईयर डाल दें, उसके साथ आप डेफिनेशन लिख दें कि जैक वेस्टोबी ने ऐसे डिफाइन करा था. तो उससे एग्जामिनर को थोड़ा सा एनहांसमेंट लगेगा कि आपने प्रॉपर स्टडी करी है, आप इसको हवा में नहीं लिख रहे हैं, आपने प्रॉपर उसको तैयार करा हुआ है. तो सिल्वीकल्चर की डेफिनेशन हो, चाहे आप किसी भी शेल्टर वुड सिस्टम की हो. फॉर एग्जांपल इन दिस ईयर्स पेपर दे आस्क्ड अबाउट यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिस्टम, तो आई हैड प्रिपेयर्ड अ स्कॉलर का नाम फॉर यूनिफॉर्म शेल्टर वुड सिस्टम एज वेल. तो मैंने बेसिक अपनी तैयारी हॉर्नबिल से करी थी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. फिर जो अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स हैं, दे आर लाइक अ समरी टू दी हॉर्नबिल नोट्स, तो मैंने उसके बाद से वो रेफ़र करे. एंड इन माई थर्ड आइट्रेशन मैंने उसमें थोड़े से एडिशन करे कि भाई मैं यहाँ पे कौन से थिंकर का नाम डाल सकता हूँ, या मैं कौन सा कोई बुक मेरे को मिल जाए. फॉर एग्जांपल काफ़ी फेमस बुक्स हैं, मणिकंदन में भी आपको काफ़ी सारे स्कॉलर्स के नाम कोटेड मिल जाएंगे. तो मैंने मणिकंदन से भी स्कॉलर्स के नाम उठाए थे. मैंने ChatGPT का यूज़ करके भी कई बार स्कॉलर्स के नाम उठाए थे. ऑल्दो जैसे ही ChatGPT स्कॉलर का नाम बताता था, मैं एक बार उसको गूगल सर्च करके वेरीफाई कर लेता था कि कहीं उसने गलत नाम तो नहीं बताया, गलत फील्ड के नाम तो नहीं बता दी मेरे को. बट अगेन मेरा एम्फेसिस था उसको टेक्निकल बनाने में. एंड टेक्निकल बनाने के लिए माई अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगा, क्योंकि अपन रिसर्च पेपर्स अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि ये पॉइंट इन्होंने इस रिसर्च पेपर से उठाया है.
तो सेम अलर अप्रोच मैंने यहाँ पे भी एम्प्लॉय करी थी कि मैं टेक्निकल उसकी रेफरेंस दूंगा प्रॉपर कि कहाँ से आया है, किसने डेफिनेशन दिया है। सेकेंड थिंग, व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉरेस्ट्री का पेपर ए एंड पेपर 1 का सेक्शन ए, उसमें जब अपन सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज पढ़ते हैं तो उसमें अपने को पैटर्न ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीज़ की 32 स्पीशीज़ दी हुई हैं। आप कितना भी ट्राई कर लें, एंड स्पेशली मैं तो आई एम फ्रॉम अ नॉन फॉरेस्ट्री नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड, तो मेरे को तो बिल्कुल ही आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। तो फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड सिस्टर ट्रीज़, कौन से ट्रीज़ एवरग्रीन है तो उनकी लीफ फेलिंग नहीं होगी। जनरली ट्रीज़ की लीफ फेलिंग कौन से सीजन में होती है? फॉर इंस्टेंस दे हैव आस्क्ड अबाउट 2 trees इन दे हैव आस्क्ड अबाउट आज़ादी रेक्टा इंडिका एंड दे हैव आस्क्ड अबाउट एम्बिलिका ऑफिसिनालिस which is the नीम and the आंवला का ट्री। तो आप दोनों आंसर में सेम तो नहीं लिखेंगे कि जैन से मार्च में ही लीफ फेलिंग होती है, अगेन जैन से मार्च में होती है। तो यू हैव टू एम्प्लॉय छोटी छोटी ट्रिक्स कि भाई अगर इसमें आपने जैन से मार्च लिख दिया तो उसमें आप लिख देंगे अर्ली फेब से लेट या अर्ली अप्रैल तक होती है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आप बेसिक नॉलेज आपकी सेम ही रहेगी, आप सब कुछ याद करके नहीं जाएंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन सिल्वीकल्चर ऑफ ट्रीज़ अगर आप उनकी रेनफॉल का लिख रहे हैं या फिर वो लिख रहे हैं कि उनका रीजनरेशन कैसे हो रहा है, तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीज़ में नेचुरल रीजनरेशन अपने को मिल जाता है, अनलेस कि बिल्कुल ही नहीं हो पाता उस ट्री में नेचुरल रीजनरेशन। कोपाइसिंग, जनरली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीज जो इस लिस्ट में है दे आर स्ट्रॉन्ग कोपाइसर्स और मॉडरेट कोपाइसर्स। जनरली जो स्ट्रॉन्ग कोपाइसर्स नहीं होते हैं वो कॉनिफेरस ट्रीज अपन कंसिडर करते हैं। तो बेसिक जैसे मतलब ये आपके लिए शॉर्ट हैंड ट्रिक हो जाएगी कि अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई भी ट्री पूछा है तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। तो आप टेम्परेचर लिखेंगे कि 15 डिग्री से 35 डिग्री तक मिलता है। अगले क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि 17.5 से 32.5 तक मिलता है। तो अलॉन्ग दिस मतलब आपको थोड़ा सा रेंज में आइडिया रखना है, क्योंकि आप 100% याद करके ट्री स्पीशीज़ नहीं जा सकते, इतनी सारी ट्री स्पीशीज़ दी हुई हैं। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट मैनग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट। तो दिस ईयर आई थिंक दे हैड आस्क्ड अस टू राइट अबाउट 10 मैनग्रोव स्पीशीज़ के नाम। तो अब 10 इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट मैं 10 की 10 याद करके गया था। इनफैक्ट मैं तो 10-15 याद करके गया था। तो यू हैव टू रिमेंबर, फॉरेस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप साइंटिफिक नेम लिखें एंड उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाएं। इस साल उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री विच इज़ इन द नेक्स्ट सेक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड भी उन्होंने ट्री स्पीशीज़ के नाम लिखने बोले थे, 8 ईच। तो 8 here टोटल 16 लिखने बोले थे। तो दीज आर अ लॉट ऑफ ट्री स्पीशीज़, अगर आप याद करके नहीं जाएंगे एग्जाम में आपको क्लिक नहीं करेंगे। एंड दीज आर एक तरीके से फ्री के मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स, अगर आप सारी ट्री स्पीशीज़ के नाम लिख कर आ रहे हैं तो एग्जामिनर हैज़ वेरी लेस स्कोप ऑफ डिडक्टिंग मार्क्स। तो आपको एटलीस्ट 5-6 तो मार्क्स दे देंगे इवन इफ़ यू हैव मेड सम मिस्टेक। तो यू शुड फोकस ऑन मेमोराइजिंग द ट्री स्पीशीज़ के नेम एंड बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि ये आपको पूरे पेपर में काम आएंगे। एंड जैसे मैंने इनिशियली भी बोला था, अगर आपको पेपर को टेक्निकल बनाना है तो टेक्निकल कैसे बनेगा, उसका सेकंड फैक्टर यही है कि आप टेक्निकल नाम लिखेंगे स्पीशीज़ के। अगर आपको फॉर एग्जांपल बबूल लिखना है तो अकेशिया निलोटिका, अकेशिया कटेचू, तो आपको अलग अलग स्पीशीज़ के नाम याद होने चाहिए एंड आप उसको कोड भी करें एंड प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखें। एंड एज़ फार एज पॉसिबल, जहाँ तक भी आपके लिए पॉसिबल हो पाए, आप सारी ट्री स्पीशीज़ के कॉमन नेम भी याद करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग शोरिया रोबस्टा, आप ब्रैकेट में साल ट्री भी लिख कर आएँ। ऐसे इफ़ यू आर राइटिंग टेक्टोना ग्रांडिस, ब्रैकेट में आप टी ट्री भी लिख कर आएँ। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आपने एक्चुअली में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। एंड इसमें सेकंड पार्ट है सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स वाला। सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स में आपको डायग्राम्स बनाना आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे तो आपके आंसर में समथिंग मिसिंग रह जाएगा, क्योंकि विदाउट फिगर ना आपको सिल्वीकल्चरल सिस्टम समझ आएगा तो एग्जामिनर को कैसे आएगा। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग सिलेक्शन सिस्टम, तो आपने बना दिया कि भाई 70s बना दिया, उसमें से ट्री नंबर 2 ट्री नंबर 5 आपने सेलेक्ट कर लिया। या फिर आप शेल्टर वुड बना रहे हैं तो उसकी जो यूनिफॉर्म शेल्टर वुड की 3 स्टेजेस हैं, रीजनरेशन है, सीड स्टेज है, एक्सेट्रा, वो बना के आपने बता दी। तो इस तरीके से आपको सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ना है। भले ही आप उसको गूगल में रेफ़र करें, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। मैंने भी काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस रेफ़र करी थी सिल्वीकल्चरल सिस्टम के लिए। मैंने मणिकंदन भी इस टॉपिक के लिए रेफ़र करी थी, क्योंकि टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है एंड उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, हर साल आते हैं। एंड अगेन अगर आप इसका अच्छा आंसर लिख पाएंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा एग्जामिनर पे भी। तो पेपर 1 के सेक्शन ए में काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें अपन ने कवर कर ली हैं, जिसमें नेचुरल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन से लेके साइड प्रिपरेशन आप पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे टेक्निकल हैं, उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। एंड उन्हीं चीज़ों में जो अपन ने नॉलेज गैदर करी है, सिमिलर से टर्म्स अपन आगे भी यूटिलाइज़ करेंगे। वहाँ पे जो अपन ने कीवर्ड सीखे होंगे
मान लीजिए अपन ने लाइट इंक्रीमेंट पढ़ा है वहाँ पे, तो सिमिलर कंसेप्ट को अपन आगे भी यूटिलाइज करेंगे। जैसे अपन कभी टेंडिंग पढ़ रहे हैं या अपन नेचुरल प्रूनिंग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपन अपनी कंसेप्चुअल इंटरलिंकेज दिखाने की कोशिश करेंगे कि अपन ने लाइट इंक्रीमेंट को यहाँ पे भी अप्लाई करके दिखाया। कमिंग टू पेपर 1 का सेक्शन बी, ये थोड़ा सा सिंपल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, एंड इवन आफ्टर आई ट्राइड, मैं इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल एग्रो फॉरेस्ट्री में वी स्टडी अ क्लासिफिकेशन आई थिंक ऑफ विष्णु, तो वही क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं। JFM है, तो JFM में आप बेस्ट प्रैक्टिसेस इकट्ठा कर सकते हैं। नीति आयोग ने रिसेंटली आई थिंक इन 2024 एक बुकलेट भी निकाली थी जिसमें उन्होंने JFM रिलेटेड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कवर करी हैं, तो JFM की बेस्ट प्रैक्टिसेस हम वहाँ से कर सकते हैं। सोशल एंड अर्बन फॉरेस्ट्री में कौन सा स्टेट लीडर है, वहाँ की कोई बेस्ट प्रैक्टिस आपको मिल जाए, तो यहाँ पे एग्जांपल्स का बहुत क्रूशियल रोल है, क्योंकि अगर सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में कोई कैंडिडेट लिख रहा है जो पढ़ के आया है, तो 90% कैंडिडेट सिमिलर सा ही कंटेंट लिखेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसका इम्पैक्ट होता है। बट अगर आप थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं, कोई केस स्टडी देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सी पंचायत ने बहुत अच्छा सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम रन कर लिया है, या कोई सी अर्बन बॉडी है जिसने बहुत अच्छा एवेन्यू प्लांटेशन, लीनियर प्लांटेशन करा है, तो यू कैन कवर दैट वुड एनहांस योर आंसर। एंड मैंने थोड़ी सी इसकी चेकलिस्ट बना ली थी कि अगर JFM पे क्वेश्चन आएगा तो मैं ये वाला मॉडल लिखूंगा, अगर अर्बन फॉरेस्ट्री पे आएगा तो मैं इसका एग्जांपल दूंगा, तो यू कैन कवर दैट एज वेल। द सेकंड पार्ट इन दिस इज अबाउट फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। अगेन दिस इज अ वेरी जेनरिक सा पार्ट, इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट अपन पढ़ते हैं, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, ये सब अपने कवर्ड टॉपिक्स होते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैंने बेसिकली हॉर्नबिल के नोट्स में जितना दिया हुआ था उतना ही कवर करा था। ऑल्दो इसमें रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, माइक्रोराइजा के बारे में था, एंडो माइक्रोराइजा, एक्टो माइक्रोराइजा, वैम था विच इज़ वेस्कुलर समथिंग माइक्रोराइजा अगेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यू कैन कवर इट फ्रॉम दी हॉर्नबिल नोट्स एज वेल। द नेक्स्ट वन इज अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो अगेन यहाँ पे अगर अपन कोई छोटी सी डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, तो अगर अपन कोई टेक्निकल डेफिनेशन दे पाएँ, फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, तो आप वो सेक्शन 2 का कौन सा सब क्लॉज है, मान लीजिए सेक्शन 2 का क्लॉज बी है, तो सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 डिफाइंस बायोडाइवर्सिटी एज, एंड जो डेफिनेशन वहाँ पे दी है वो लिख दीजिए, तो इससे आपका आंसर टेक्निकल बन गया, थोड़ा सा बाकी आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो एग्जाम लिख रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग हो गया, एंड दिस विल मेक यू स्टैंड आउट। उसके बाद पोल्यूशन वाला टॉपिक, अगेन यू डोंट हैव टू स्टडी मच, बेसिकली जब आप लेजिस्लेशंस कवर करेंगे तो पोल्यूशन के काफ़ी सारे लॉस कवर हो जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू स्टडी मच अबाउट पोल्यूशन एज वेल। द नेक्स्ट वन इज अबाउट ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ट्री इम्प्रूवमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट्री as in the Indian Forest Service as well. When you will go on the field, tree improvement is something that you will have to work on. तो वो आप पहली बार, एटलीस्ट मैंने पहली बार उसको यहीं से पढ़ा था, यहीं से समझा, एंड उससे इंटरव्यू में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ट्री इम्प्रूवमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द फॉरेस्ट्री एग्जाम एज वेल। एंड इसके अलावा फॉर एग्जांपल देयर इज़ जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें प्रोजेनी करते हैं, प्रोजेनी टेस्टिंग करते हैं, एंड दे ऑल्सो टेस्ट अबाउट पेरेंट्स। तो काफ़ी यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट इफ़ यू प्रिपेयर एंड इफ़ यू राइट इट इन द एग्जाम तो आपको प्रोपोर्शनल रिवॉर्ड भी मिलेगा। कमिंग टू द पेपर 2 का सेक्शन है, दिस इज़ अगेन वेरी टेक्निकल, बट मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, स्पेशली कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इसमें काफ़ी सारी मैथ्स है, इंजीनियरिंग है, तो मेरे को ये थोड़ा सा सिंपल सा लगता था, मतलब समथिंग आई फेल्ट एट होम, क्योंकि ऊपर बहुत सारी बायोलॉजी पढ़ के आ रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग लग रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन पढ़ते हैं यील्ड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सस्टेनेबल यील्ड चाहिए कि प्रोग्रेसिव यील्ड चाहिए, अगर कौन सी यील्ड चाहिए तो कौन से टाइप का अपन सिल्विकल्चर सिस्टम लगाएंगे, जो अपन पहले से पढ़ के आ रहे हैं, जो अपन ने पेपर 1 के सेक्शन ए में पढ़ा था। उसके अलावा अपन फॉरेस्ट मेंसुरेशन पढ़ते हैं, तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन में कैसे अपन ट्री का हाइट एस्टिमेशन करेंगे, कैसी गर्थ मेजरमेंट होगा, कैसे डायमीटर मेजरमेंट होगा, एट्सेट्रा। एंड इसमें बहुत सारे टेक्निकल कंपोनेंट्स भी आते हैं, काफ़ी सारे फार्मूलाज आते हैं, एंड एग्जाम में वो कई बार फार्मूलाज डायरेक्टली पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर भी उन्होंने पेपर 2 के सेक्शन ए में पूछा था, एंड आई ऑप्टेड फॉर दैट क्वेश्चन, एंड आई थिंक मेरे पेपर 2 में 132 बने हैं, तो मे बी इसी वजह से बने होंगे क्योंकि मैं थोड़ा मैथमेटिकल फार्मूला लिख के आया था वहाँ पे प्रॉपर, एंड आई थिंक दैट वर्कड इन माई फेवर एज वेल। उसके अलावा इसमें आता है वर्किंग प्लान वाला कॉम्पोनेंट। वर्किंग प्लान वाले नोट्स एक्चुअली हॉर्नबिल में थोड़ा सा पुराना वर्किंग कोड दिया हुआ था, 2023 में नया नेशनल वर्किंग कोड आ गया है,
तो मैंने उसको डाला था जेमिनाई पे, एंड मैंने उससे थोड़े से नोट्स बनवा लिए थे कि इस नए वर्किंग प्लान के नोट्स बना दो वॉट एवर इन दी फॉर्मेट रेलिवेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम। तो मेरे पास थोड़े से नेशनल वर्किंग कोड 2023 के नोट्स वहाँ से बन गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव रिमोट सेंसिंग इन दिस, एंड रिमोट सेंसिंग के लिए मैंने माई ऑप्शनल इज जियोलॉजी, तो मैंने रिमोट सेंसिंग जियोलॉजी में ही कवर करा हुआ था। बट रिमोट सेंसिंग इफ़ यू वांट टू कवर, एनसीईआरटी की 2 चैप्टर्स हैं रिमोट सेंसिंग के ऊपर एंड जीआईएस के ऊपर, तो वो दोनों चैप्टर्स आप पढ़ लेंगे तो रिमोट सेंसिंग आपका जनरली कवर हो जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ डैट इस साल उन्होंने रिमोट सेंसिंग से एक न्यूमेरिकल पूछा था, एंड वो न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाते हैं अगर आपकी थोड़ी सी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो वो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से आपकी डेवलप हो जाएगी। तो आपको अगर रिमोट सेंसिंग बहुत होलिस्टिकली कवर करना है तो आप वो वाला सोर्स रेफर कर सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस इज इन फॉरेस्ट्री में, मतलब इस वाले सेक्शन में है फॉरेस्ट सर्विंग इंजीनियरिंग रिलेटेड। इसमें यू स्टडी अबाउट रोड्स, यू स्टडी अबाउट बिल्डिंग ब्रिजेस, फॉरेस्ट में कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे चेन सर्वे करना है, कैसे कंपास सर्वे करना है। तो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मैं डायग्राम्स भी तैयार करके गया था। इनफैक्ट मैं डायग्राम्स लगभग सब जगह तैयार करके गया था। आई विल कवर इट लेटर एज वेल, तो तब मैं डिटेल्स बता दूंगा डायग्राम्स की। कमिंग टू द सेक्शन बी ऑफ पेपर 2, अगेन ये थोड़ा सा जेनरिक है बट इसमें याद करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड इफ़ यू आर एबल टू मेमोराइज इट एंड रेप्लिकेट इन द एग्ज़ाम तो फिर आपको रिजल्ट इसमें अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एथनोबॉटनी है, तो आयुर्वेदा में कौन कौन से ट्रीज़ यूज़ हो रहे हैं, यूनानी सिस्टम में कौन कौन से ट्रीज़ यूज़ हो रहे हैं। इफ़ यू आर एबल टू मेमोराइज 3 ट्रीज ईच एज वेल, एंड वही के वही अगर आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख कर आ जाएंगे तो डैट विल क्रिएट अ वेरी गुड डिफरेंशियल। आफ्टर डैट यू हैव नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज वेल, तो कौन से ट्रीज से आपको कौन सा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है। अगर आपको टिम्बर मिल रहा है तो उस टिम्बर का क्या यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल यू विल नॉट मेक द फर्नीचर एंड यू विल नॉट मेक द बैट विद द सेम काइंड ऑफ टिम्बर। अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो मे बी यू विल यूज शोरिया रोबस्टा या टेक्टोना ग्रांडिस, बट अगर आपको क्रिकेट बैट बनाना है तो मे बी यू आर यूजिंग सैलेक्स एल्बा और ट्रीज लाइक दैट। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किस टाइप के यूज़ के लिए क्या क्या चाहिए। कई बार वो एग्जाम में PYQs में उन्होंने ऐसे पूछा हुआ है कि इस ट्रीज़ के यूजेस बता दीजिए, एंड ऑन दी कॉन्ट्री उन्होंने ऐसे भी पूछा हुआ है कि इस यूज़ के लिए कौन कौन से ट्रीज़ यूज़ होंगे। तो हमको दोनों तरीके से आना चाहिए। द सेकेंड थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज़ मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज। तो कुछ कुछ ट्री स्पीशीज़ आप ऐसे पढ़ेंगे जिसके टिम्बर भी यूटिलाइज होता है, जिसके लीव्स भी यूटिलाइज होते हैं, जिसके फ्रूट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं। तो आपको वो भी तैयार करना है। फॉर एग्जांपल नीम का ट्री है, तो काफ़ी सारे उसके कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। ऐसी काफ़ी सारे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं। तो मैं सब कुछ इनके लिए तैयार करके गया था कि लीव्स किसकी यूज़ होती हैं, रूट्स किसकी यूज़ होती हैं, ऐसी मतलब हर कंपोनेंट, फ्लावर्स किसके यूज़ होते हैं, फ्रूट्स किसके यूज़ होते हैं, एंड टोटल ओवरऑल कौन सा ट्री एंड कौन से हर्ब्स कौन से श्रब्स यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा दिया हुआ था हॉर्नबिल में, एंड थोड़ी सी मैंने खुद की रिसर्च करी थी बेसिक गूगल सर्च करके। इस पर काफ़ी कंटेंट ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो आपको बता रहे हैं कि टिम्बर सैल्वेज ऑपरेशंस कैसे करना रहता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं 2 बार। या फिर आप वुड की सीजनिंग कैसे करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट अटैक से कैसे बचाएंगे, अलॉन्ग दीज लाइन्स दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि वुड की सीजनिंग कैसे करेंगे, ब्रेक करेंगे कि क्लीन करेंगे, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। अगेन इसके लिए मैंने हॉर्नबिल के नोट्स यूज़ करे थे। इसमें मैंने कुछ एडिशनल नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था क्योंकि एग्जाम वॉज क्लोज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ ऑल्सो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, मतलब इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट आस्क्ड सेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट्री पेपर। तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी को जितना वहाँ पे दिया हुआ है कि लाइफ ग्रेजिंग, फेंसिंग किस टाइप की होती है, किस टाइप के वाइल्ड लाइफ को कौन सा फॉडर लगता है, फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ में टैनिन होता है तो वाइल्ड लाइफ उसको कंज्यूम नहीं करती है। बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। सेक्शन अगला जो इसमें यूनिट आती है वो है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स वाली। तो दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगेन जब आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाएंगे तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहीं से आपकी उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। एंड फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में यू स्टडी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग दी टिम्बर, कि उसको कैसे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, उसका कितने पे आप उसका क्या मेथड होगा उसको सेल करने का, बिडिंग होगी या फिर आप उसको बल्क में सेलिंग करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। फॉरेस्ट डिपो में उसको स्टोर करेंगे कि आप लोकल कम्युनिटी को अलाउ करेंगे कि वो टिम्बर फेलिंग कर लें। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू स्टडी फ्रॉम दिस सब चैप्टर। एंड द लास्ट वन इज़ लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। इसमें यू हैव टू स्टडी वाटर एक्ट, एयर एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, यू हैव FRA।
एंड यू हैव द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2016। तो इसके लिए मैंने नोटबुक LM करके एक गूगल का टूल आता है, तो आई डाउनलोडेड ऑल दी बेयर एक्ट्स फ्रॉम इंडिया कोड वेबसाइट, वहाँ से मैंने बेयर एक्ट्स डाउनलोड करे। तो आई हैव यूज्ड नोटबुक LM एक्सटेंसिवली स्पेशली फॉर दिस सेक्शन, एंड मैंने नोटबुक LM ओवरऑल भी यूज़ करा था। तो नोटबुक LM का एडवांटेज ये है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आस्क AI एनी क्वेश्चन, इट इज़ वेरी प्रोन टू हेलुसिनेशन। ChatGPT से पूछेंगे, जेमिनी से पूछेंगे, तो दे ट्राइन टू हेलुसिनेट अलॉट। तो उसको अवॉइड करने के लिए नोटबुक LM इज़ अ वेरी गुड टूल, जिसमें यू अपलोड योर ओन सोर्सेज, कि यू टेल दी GPT मॉडल या LLM मॉडल कि भाई रेफर ओनली दीज सोर्सेज, जो मैंने 6 सोर्सेज अपलोड करें, 6 एक्ट बेयर एक्ट अपलोड करें, इन्हीं को रेफर करो एंड इन्हीं से मेरे को पॉइंट्स बना के दे दो। तो हेलुसिनेशन का जो चांस रहता है AI मॉडल में, यू कैन रिड्यूस इट यूजिंग दिस मैनर। एंड मैंने AI का यूज़ करके यहाँ पे बेसिकली नोटबुक LM का यूज़ करके मैंने हर एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन निकाल लिए थे। फॉर एग्जांपल इन WPA अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई करना है तो कौन सा सेक्शन होगा, फर्स्ट नोटिफिकेशन है कि फाइनल नोटिफिकेशन है, दोनों के लिए अलग अलग सेक्शन है। ऐसे ही नेशनल पार्क है तो कौन सा है फर्स्ट नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन कौन सा है। ऐसे टाइगर रिजर्व कौन से सेक्शन के अंडर है, अगर स्टेट टाइगर कंजर्वेशन प्लान बना रहा है तो वो कौन से सेक्शन के अंडर है WPA में। तो ये सारी चीज़ें AI ने मेरे को बहुत कंडेंस वे में बना के दे दी थी, एक टैबुलर वे में, एंड मैंने उसी को रेफर करा एंड मैंने डायरेक्टली कोड भी करा। एंड इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि जब आप फॉरेस्ट्री का जो अपना पेपर 1 का सेक्शन भी है, जहाँ पे आप ट्राइबोलॉजी एंड ट्राइबल से रिलेटेड कंपोनेंट कवर करते हैं, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली FRA के सेक्शन कोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के सेक्शन कोड कर सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के सेक्शन कोड कर सकते हैं। तो ये जो 3 एक्ट हैं, इनको आप डायरेक्टली काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट लेजिस्लेशन ऑफ आवर कंट्री, एंड इसका बहुत एप्लीकेबिलिटी है। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे एक बार, तो ये आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू दी जनरल, मैंने आपको सिलेबस वाइज बता दिया कहाँ पे क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। अब सम थिंग्स विच आई डिड एंड आई थिंक वर्क फॉर मी। सबसे पहले मैंने डायग्राम्स काफ़ी सारे बनाने की कोशिश की थी। लगभग हर सेकंड आंसर, थर्ड आंसर में मैं ट्राई करता था कि डायग्राम बना दूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव आस्क्ड अबाउट से आंवला का ट्री, एम्बिलिका ऑफिसिनालिस, तो उसमें आई हैव सीन कि आंवला की लीव्स कैसे बनती हैं, आंवले का लीफ की शेप कैसा होता है, एंड आंवला के ट्री का ओवरऑल शेप कैसा होता है। तो ऑन द इफ़ यू थिंक ऑफ अ पेपर, इफ दिस इज द पेपर, आई विल डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स। यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूंगा। ऑन दिस साइड आई विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आई विल मेक द डायग्राम, आई विल मार्क इट्स हाइट, उसका टेम्परेचर कितना लगता है, उसकी हाइट कितनी लगती है। सो इन दिस वे यू कैन गिव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एंड अब आप ये हर ट्री के लिए नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल आंवला के लिए मैंने क्यों करा था, क्योंकि वो 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, ना कि 25 में भी आया, तो वो काफ़ी रिपीटेड थीम है, तो मैंने उसके लिए तैयार कर लिया था। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एवरी ट्री, बट कॉमन ट्री के लिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीम की ट्रीज यू कैन सी कैसा दिखता है, नीम की लीव्स कैसी दिखती हैं, बेसिक गूगल कर सकते हैं, छोटा सा बना लिया। या फिर व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट मेंसुरेशन में काफ़ी सारे टूल्स यूज़ होते हैं। तो जैसे कैलिपर है या फिर सिंपल सा कोई टूल है, उसको आप बना सकते हैं। कई बार आप कॉम्प्लेक्स टूल भी बना सकते हैं अगर आप उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल सही से दिखा पाएँ तो। फॉर एग्जांपल मैंने व्हीलर्स पेंटाप्रिज्म कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने प्रैक्टिस करी थी, कि लाइट यहाँ से आती है, यहाँ पे प्रिज्म के थ्रू डिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें, कैसे अपन हाइट एस्टिमेशन कर पा रहे हैं। तो डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला लिख दें, या फिर थोड़ा सा फार्मूला बना के लिख दें कि भाई हाइट नंबर ऑफ ट्रीज इनटू टोटल कैनोपी कवर मिल जाएगा, अलॉन्ग दिस लाइन। छोटा सा फार्मूला खुद से भी बना के लिख दिया अगर, तो डैट हेल्प्स। और उस पर बॉक्स बना दिया, थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करा, तो दीज थिंग्स आई थिंक आर वेरी हेल्पफुल। एंड जब भी मैं डायग्राम बनाता था तो आई हैव यूज्ड ब्राउन कलर पेन फॉर दी स्टेम्स, ग्रीन कलर पेन फॉर दी कैनोपी। अब स्टार्टिंग में मेरे को भी, मतलब मैंने किसी टॉपर के टॉक में ये सुना था, एंड मेरे को लगता था कि ये थोड़ा सा मतलब चाइल्डिश लगेगा, मतलब एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप क्यों बच्चों जैसे कलर्ड पेन यूज़ कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगा कि इसकी यूटिलिटी है, क्योंकि व्हेन यू आर ड्राइंग यूनिफॉर्म शेल्टर वुड, तो आप स्टेम के कलर से दिखा सकते हैं कि वो रीजनरेशन की कौन सी स्टेज पर है। तो अगर लेटर जनरेशन पे है तो वुडी स्टेम होगी, तो आप ब्राउन से दिखा दिया। अगर थोड़ी सी अर्ली स्टेज पे तो आपने ग्रीन से बना दिया, तो वो एग्जामिनर को भी क्लियर होगा ना, आपकी प्रेजेंटेशन भी उस रीज़न से काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। एंड फॉरेस्ट्री में आई थिंक एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि आप थोड़ा सा टेक्निकल लिखें, जो कि मैंने पहले भी बताया था। एंड टेक्निकल लिखने के लिए एक चीज़ तो उनके साइंटिफिक नेम है, दूसरी चीज़ ऑथर्स के नाम अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं वो हैं, एंड तीसरी चीज़ ये है कि आप कंक्लूजन लिखने के पीछे ना सोचें। जैसे अपन GS के आंसर्स लिखते हो तो हमेशा इंट्रोडक्शन चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, एकदम प्रॉपर टेक्निकल फॉर्मेट होता है।
फॉरेस्ट्री क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव आस्क्ड अबाउट अ ट्री, तो आप ट्री का क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे? देयर इज नथिंग दैट यू कैन इंट्रोड्यूस. आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, उसका कोई कंक्लूजन भी नहीं है. तो यू डोंट हैव टू फॉल इनटू द ट्रैप कि मैं सबका इंट्रोडक्शन लिखूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा एक्सेट्रा. यू जस्ट हैव टू डू द बेसिक कि जितना पूछा उतना लिख लीजिए. एंड मैंने ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि अगेन देयर वर ओनली 50 days आफ्टर द सिविल सर्विसेज मेंस. बट मैंने PYQ एनालिसिस प्रॉपर से करा था. एंड अगेन एज आई मेंशन मैंने AI का भी यूज़ करा था. तो आई वुड अपलोड माई PYQs टू एनी मॉडल. मैंने जेमिनी का यूज़ किया था. एंड देन आई वुड आस्क द मॉडल टू जनरेट थोड़े थोड़े बेसिक पॉइंट्स कि इसमें क्या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरे को लिखने चाहिए अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए. तो दे वुड गिव यू 5 पॉइंट्स एंड यू कैन, अगर कोई बहुत अच्छा पॉइंट बताया, कोई बहुत यूनिक पॉइंट बताया, तो यू कैन नोट दैट डाउन. एंड PYQ एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी सारे फॉरेस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. जैसे मैंने आपको आमला का बताया, आमला आई थिंक 3 साल से लगातार फिनोलॉजी उसकी पूछ रहे हैं. साल एंड टीक हर साल लगभग कुछ ना कुछ उसमें से रिपीट होता है. साल से आई थिंक डाइंग बैक फिनोमेना वो काफ़ी बार पूछ चुके हैं. सॉइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन कैसे करते हैं, सॉइल इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं. एंड कमिंग टू द पेपर 2, आप अगर बाकी जनरल स्टूडेंट से रिव्यू पूछेंगे तो पेपर 2 का रिव्यू जनरली आता है कि पेपर 2 बहुत मुश्किल आते हैं. लास्ट ईयर भी रिव्यू ऐसे था कि काफ़ी टेक्निकल था, काफ़ी डिफिकल्ट था एंड उसमें ऐसी चीज़ें पूछी हैं जो वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड या थिंग्स लाइक दैट. बट अगेन आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन पेपर 2 वाज कि आई ट्राइड टू कवर द टेक्निकल थिंग्स. अगर वो जनरल चीज़ भी पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे हैव आस्क्ड अबाउट द मोस्ट यूज्ड ट्री स्पीशीज, दे हैव आस्क्ड अबाउट ट्री स्पीशीज यूज्ड इन आयुर्वेदा. तो मैं उसमें आयुर्वेदा में वात, पित्त एंड कफ जो होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. तो किसको क्योर करने के लिए कौन से ट्री का उन्होंने वो दिया हुआ है. तो ये मैंने नोट्स में बनाते टाइम ही मैंने ऐड कर लिया था कि अगर वो मेरे से पूछें तो मैं एकदम बेसिक आंसर नहीं लिख कर रहा हूँ कि आयुर्वेद में 3 ट्री स्पीशीज़ यूज़ हो रही हैं एंड ये उसका काम है. मैं लिख के हूँ कि आयुर्वेद में ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं एंड इस प्रॉब्लम के लिए वो क्या सोल्यूशन बता रहे हैं. ऐसी जो एथनोबॉटनी है कि उसके लिए आपने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का एग्जांपल इकट्ठा कर लिया कि कौन सी कम्युनिटी ने किस ट्री का बहुत यूज़ करा है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मलेरिया एंड दी इट्स ट्रीटमेंट, तो ये देयर वाज अ ट्राइब विच यूज्ड द लोकल ट्री एंड उसका यूज़ करके वो लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट करते थे एंड वहीं से अपनी मॉडर्न मलेरिया वैक्सीन बनी है. सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस इकट्ठा कर लें तो पेपर 2 इज़ डूएबल एंड उसमें अच्छा स्कोर भी आएगा. एंड मैं ट्राई करता था कि सेक्शन ए से हमेशा ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ, सेक्शन बी से कम करूँ, क्योंकि सेक्शन बी इज़ थोड़ा सा GS लाइक, थोड़ा सा जेनरिक एंड उसको टेक्निकल बनाने में आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. ऑन द अदर एंड अगर व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग सेक्शन ए वाले क्वेश्चन वो ऑलरेडी टेक्निकल है, उसमें मैंने प्रिपरेशन भी अच्छी करी हुई है, PYQ एनालिसिस भी करा हुआ है, तो आई वाज श्योर कि मैं उसमें कुछ तो अच्छा टेक्निकल लिखाऊंगा एंड मैं डायग्राम बना दूंगा, मैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा. एकदम रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन क्लीन होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ के आपका आंसर ढूंढने में टाइम ना लगे. फॉर एग्जांपल जब भी मैं कोई साइंटिफिक स्पीशीज़ का नाम लिखता था तो आई वुड राइट इट विद अ ब्लैक पेन कि एग्जामिनर को दिख जाए दूर से कि इसने हर पेज पे 2 स्पीशीज़ के नाम लिखे, यहाँ पे भी लिखे, यहाँ पे भी लिखे, ये पढ़ के आया है, ये सारी स्पीशीज़ के नाम सही लिख रहा है. एंड अनदर थिंग अगर दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो फॉरेस्ट ऑप्शन में, क्योंकि काफ़ी सारी ट्री स्पीशीज़ का नाम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बहुत हाई चांस है कि अपन स्पीशीज़ का नाम टेक्निकल अगर लिखने साइंटिफिक नेम तो स्पेलिंग गलत हो जाए. तो एक बार घर पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैंने जितनी भी स्पीशीज़ मेरे को मिली थी मैंने उनका एक बार नाम लिख के अपने सामने अपनी स्टडी टेबल पे लगा लिया था. आई थिंक 120-125 स्पीशीज़ होंगी, मेरे को सारी याद हो भी नहीं पाई थी एंड तक, बट अराउंड 50 to 60 स्पीशीज़ में याद करके गया था ना. आई थिंक उसका एडवांटेज मिला है क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने मैनग्रोव की स्पीशीज़ के भी नाम पूछे थे 10 एंड एग्रो फॉरेस्ट्री में भी 8 ईच पूछे थे, तो 8 + 8 16. तो अगर इतनी सारी स्पीशीज़ के आपको नाम एग्जाम में लिखने हैं तो यू हैव टू मेमोराइज एट होम, आपको कोई ऑप्शन वहाँ पे एग्जाम में रिकॉल करने का मिलेगा नहीं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई फाउंड हेल्पफुल एंड वर्क फॉर इन माई फेवर. उसके अलावा आई डोंट हैव मच टू ऐड. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू मी ऑन Telegram. Yeah, this is all from my end. Thank you.